आखिर किस बात की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? आज़ादी के 78 साल। सवाल है, आडंबर, पाखंडवाद, मनुवाद से आज़ादी मिली है? सवाल ये भी है, क्या भारत में शोषण मुक्त, अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त देश की आज़ादी हम मना रहे हैं? 135 सालों से महाबोधि महाविहार, भगवान बुद्ध ने जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति की, आज वहाँ पर ब्राह्मणवाद का कब्जा है। बाबा साहब के स्मृति पत्र को जो अंतरिम सरकार थी ना मान करके बहुत ही बड़ी धोखेबाजी। वर्तमान में जब से भाजपा का शासनकाल आया है, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्गों का हित कि देश में आज भी लोगों को आज़ादी नहीं है। जैसे कि महाबोध महाविहार, विश्व स्तर पर भी आंदोलन हुए, विश्व स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री बुद्ध देश की यात्रा पे होते हैं तो वहाँ कहते हैं कि मैं बुद्ध देश से आया हूँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं कि लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे। ये भारत के संविधान को पूर्ण रूप से बदलकर लोकतंत्र की जगह जीवन जीने का अधिकार नहीं था, पशुओं से बदतर नरकी जीवन जीने पर इन लोगों ने आपको मजबूर किया। पाखंड। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी के 78 साल बाद भी क्या आज हम जो आज़ादी मना रहे हैं, क्या भारत में रह रहे गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग आज आज़ादी मुक्त जी पा रहे हैं? सवाल है, क्या आडंबर, पाखंडवाद, मनुवाद से आज़ादी मिली है? सवाल ये भी है, क्या भारत में शोषण मुक्त, अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त देश की आज़ादी हम मना रहे हैं? सवाल तो ये भी है, सरकारों से, क्या भारत में जिस बात की हम आज़ादी मना रहे हैं, एक तबका जो पूरे भारत में सभी वर्गों पर राज करता है, ऐसे उनके मुख से शब्द प्रकट किए जाते हैं, खुलेआम सरेआम उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको काटा जाता है? क्या ऐसी मनुवाद से हम आज़ादी मिली है? 135 सालों से महाबोधि महाविहार, भगवान बुद्ध ने जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति की, आज वहाँ पर ब्राह्मणवाद का कब्जा है। क्या 135 साल बाद भी बौद्ध गया महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणवाद से आज़ादी मिली है? आखिर किस बात की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज के इस खास शो में हम आ चुके हैं। विशेष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। आज के इस खास कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे साथ में मौजूद हैं प्रखर विद्वान, महान साहित्यकार,
डॉक्टर अंबेडकर मिशन मूवमेंट को उत्तर प्रदेश में जन जन में व्याप्त करने वाले डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब के सुपुत्र एडवोकेट विजय सेन जी, इन्हीं मुद्दों के साथ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस खास शो की ओर। जी, स्वागत है आपका आज के इस खास शो स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद। आज का हमारा सर पहला सवाल ये है, 78 साल बीत जाने के बाद में क्या देश में रह रहे शोषित वंचित समाज, एससी एसटी ओबीसी समाज, आदिवासी समाज को जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी, बराबरी की आज़ादी, समानता की आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, छुआछूत से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, क्या वह आज़ादी इस समाज को मिल पाई है? क्या कैसे देखते हैं सर? सर्वप्रथम भारत के समस्त देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार 78वीं आज़ादी के बाद भी आज तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वंचित वर्गों को आज़ादी नहीं मिल पाई है, बल्कि जो आज़ादी बाबा साहब चाह रहे थे सन 1946 में, उन्होंने अंतरिम जो सरकार बनी उसमें उन्होंने एक स्मृति पत्र प्रस्तुत किया था। यदि वे मांगें मान ली जाती तो आज जो जन समस्याएं हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के साथ, वो न हो पाती। लेकिन बाबा साहब के स्मृति पत्र को जो अंतरिम सरकार थी ना मान करके दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े, वंचित वर्गों के साथ बहुत ही बड़ी धोखेबाजी की है। वर्तमान में जब से भाजपा का शासनकाल आया है तब से इन वर्गों पर जुल्म, अन्याय, शोषण, अत्याचार बढ़ गया है। गरीबी बढ़ गई है, किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ देश के हर कोने कोने में बीभत्स घटनाएं घटित हो रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं एवं लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। देश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे लोगों के हाथों में शासन व्यवस्था आ गई है जो दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्गों का हित नहीं चाहते हैं, बल्कि उनका शोषण करना चाहते हैं और मनवादी व्यवस्था को भारत में पुनः लागू करना चाहते हैं। देश में जब से भाजपा शासन काल आया है तब से भारत का, चाहे वो जिस वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई वर्ग का हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है उस पर जो पहले से ब्राह्मण वर्ग के लोग काबिज होते चले आ रहे हैं, आज भी काबिज हैं। बीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत
जो 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होते ही स्वतः निरस्त हो जाना चाहिए था, आज भी लागू है। हमारा मानना ये है कि देश में आज भी लोगों को आज़ादी नहीं है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक जो उनके उपासक स्थल हैं उनके सुपुर्द हो सकें। जैसे कि महाबोधि महाविहार के लिए बौद्धों द्वारा भारत स्तर पर ही नहीं विश्व स्तर पर भी आंदोलन हुए, लेकिन वर्तमान आताताई मनवादी सरकार ने बौद्धों की एक भी न सुनी। और जब विश्व स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री बुद्ध देश की यात्रा पे होते हैं तो वहाँ कहते हैं कि मैं बुद्ध देश से आया हूँ, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, लेकिन भारत में ही भारत के महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का है उसे नहीं दे रहे हैं। यह दलित पिछड़े आदिवासी वर्गों की बात की जाए तो उनका विकास करने के बजाय उनके लिए जो प्राइमरी स्कूल थे, शिक्षा के केंद्र थे, उसे सरकार ने बंद करा दिए। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि शिक्षा से वंचित जो समाज था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत के संविधान में शिक्षा की व्यवस्था की कि सभी वर्गों को शिक्षा मिल सकेगी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इस शिक्षा के अधिकार को भी छीन लिया और 90,000 स्कूलों को बंद कर दिया। शिक्षा का जो मंदिर है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, वर्तमान भाजपा सरकार ने 27,000 स्कूलों को बंद कर दिया, जिससे समाज के जो गांवों में रहने वाले वर्ग के लोग हैं शिक्षा से वंचित हो गए। इससे ज़्यादा अन्याय क्या होगा। देश के युवा वर्ग के लोग जो सरकारी सेवा में जाना चाहते थे उनके भी दरवाजे भाजपा सरकार ने बंद कर दिए। इससे क्या ज़्यादा अन्याय होगा कि उनको भी स्वतंत्रता नहीं है, न किसानों को स्वतंत्रता है, न मजदूरों को स्वतंत्रता है, न मजदूरों को मजदूरी बढ़ाई गई, न किसानों को उनके जो उनका फसल उत्पादन होती है उसके अनुसार उनका जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी समस्याएं हैं जिससे देश के लोग जूझ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, देश में जो स्वतंत्रता का लाभ उन्हीं वर्गों को मिला जो पहले से धनी संपन्न थे, राजा महाराजा थे, जमींदार थे, उन्हीं वर्गों को ज़मीनें मिली, क्योंकि अंग्रेजी शासन के काल के बाद जो कागज़ पे खेती करते थे वही किसान बन गए और जो वास्तव में किसान थे वो मजदूर बन गए। मेरा इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यही संदेश है कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए ऐसी सरकार चुनो जिससे दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग का विकास हो सके। मेरा सवाल सर एक और है। वैसे सवाल तो मेरे दो हैं। तो पहला सवाल ये है, चूंकि शिक्षा एजुकेशन की बात करें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्वप्रथम शिक्षा को पहली प्राथमिकता देते थे और उन्होंने पूरा जीवन शिक्षा को जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इस कड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि एजुकेशन के लिए जो है समस्त भारत में, भारत के सभी प्रदेशों में जो स्कूल हैं उन स्कूलों को दोहरी नीति से मुक्त कराया जाए। एक तो जो स्कूल प्राइवेटीकरण जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं, दूसरे स्कूल जो बड़े बड़े धन्ना सेठों के हैं, इन प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को एक में मर्ज किया जाए। तो इसको न करते हुए सरकारें तो उल्टा ही एक्शन ले रही कि जो सरकारी जो स्कूल थे, जो गवर्नमेंट के स्कूल थे, उनको ही बंद करने का षड्यंत्र। ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों पर
मिट्टी डालना जैसा, उनके सपनों को ध्वस्त करने जैसा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो सवालों के कटघरे में सरकारों को घेरती है। कैसे देखते हैं इस मामले को? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बाबा साहब वास्तव में चाहते थे और बाबा साहब का मिशन भी था कि भारत में दोहरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। निजीकरण की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सबसे ज़्यादा बढ़ावा जब से भाजपा सरकार आई है उसने कर दिया है। भारत तभी विकास करेगा जब भारत के लोग पढ़ेंगे। और एजुकेशन पे भारत में जो बजट है सबसे कम है। सबसे पहली बात, उच्च स्तर पर यूनिवर्सिटी नहीं है। इंटरमीडिएट तक तो व्यवस्था सरकार ने काफ़ी हद तक कर रखी है, फिर भी इन कॉलेजों में बिल्कुल पढ़ाई का माहौल नहीं है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो दोहरी शिक्षा व्यवस्था है, इसके कारण भारत की जो आम जनता है, निर्धन जनता है, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना तो चाहती है, लेकिन उस स्तर पर उसके पास आय के स्रोत नहीं है। इस कारण वो जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। सरकार का ये दायित्व है, चूँकि वोट वो सभी से लेती है और भारत के संविधान में कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, तो समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जो मेधावी छात्र हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के में से आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग में से आते हैं, उनको शिक्षा का सही माहौल मिले और वो विकास करें। यदि उच्च स्तर पर शिक्षा व्यवस्था देखें तो भाजपा सरकार ने ये चाहा है कि दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक निर्धन वर्ग के बच्चे उन्नति न कर सकें, इसलिए उच्च स्तर पर सबसे ज़्यादा निजीकरण किया है। यदि वास्तव में वो जनता का विकास चाहती तो उच्च स्तर पर जो है विश्वविद्यालय खोलने चाहिए थे गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें हाई लेवल की एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि जो है गरीब वर्ग का व्यक्ति, निर्धन वर्ग का व्यक्ति जिसके पास आय के स्रोत नहीं है, वो करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकता है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएगा। जब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाएगा तो समाज का विकास नहीं होगा। समाज का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा और देश रसातल में चला जाएगा। हमारा यही कहना है कि भारत में दोहरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त कर सबके लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो पिछले 10 सालों में जो शिक्षा, जो उच्च शिक्षा जो महंगी की गई है, जो पहले हम देखते थे कि कम पैसों में, कम बजट में जो है गरीब तबके के परिवार के बच्चे भी जो है शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन सरकार को शिक्षा को निःशुल्क करना चाहिए था, बल्कि सरकार ने निःशुल्क न करके उच्च शिक्षा को इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदिवासी समाज, SC ST समाज, दलित समाज के बच्चों की कमर तोड़ दी है। कैसे देखते हैं इसको? तो हम वैसे ही देखते हैं कि ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, मनवादियों की सरकार है, ये कतई नहीं चाहती है कि जो भारत का जो कमज़ोर वर्ग का तबका है, दलित पिछड़े आदिवासी निर्धन वर्ग का जो तबका है, जिसके पास आय के स्रोत हों, वो मजदूर का मजदूर बना रहे, हमेशा मजदूरी पर ही उसका जीवन निर्वाह हो, वो विकास न कर सके, वो पढ़ लिख न सके। अगर पढ़ लिख जाएगा तो उच्च स्तर पर जो है जो पद हैं उस पर काबिज हो जाएगा। इस कारण से उसने जानबूझकर कि दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक निर्धन वंचित वर्ग का विकास ना हो, इसलिए उन्होंने जो है उच्च स्तर पर जो है पढ़ाई रोक रखी है और उनका निजीकरण कर रखा है। चूँकि एक आम आदमी जो है जिसके आय के स्रोत कम हैं, वो अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य जो कोर्सेज हैं उसको ना करा सके और निचले स्तर पर ही बना रहे,
जिससे कि इन वर्गों का विकास ना हो, यही इनका जो है एजेंडा है और इसी के एजेंडे पर ये जो चल रहे हैं, जिससे कि भारत का विश्व स्तर पर जो विकसित श्रेणी में जो है स्थान है वो इस कारण से कभी नहीं आ पाएगा और विकासशील देश जो की श्रेणी में है हमेशा विकासशील ही बना रहेगा। एक और हमारा सवाल है कि एक और जो सरकार है वो विदेशों में जाती हैं, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े राजनेता जब विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध की ही धरती पर बुद्ध को कटघरे में खड़ा कर रखा है इन मनुवादी सरकारों ने। जैसे महाबोधि महाविहार ज्ञानस्थली जो है वहां पर ब्राह्मणवाद का कब्जा है, तो वहीं दूसरी ओर यही मनुवादी सरकारें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में तुली हुई हैं। तो उनके आए दिन मंत्रियों के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि संविधान को हम बदलने आए हैं, भारत के संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं। तो एक और महाबोधि की आज़ादी, दूसरी ओर संविधान को खत्म करने के लिए ये लोग आए हुए हैं, जो मनुवादियों के द्वारा लगातार बयानबाजी आती है। तीसरे जो लगातार ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं कि लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र व्यवस्था। भारत में जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो ये कतई नहीं चाहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे। हिंदू राष्ट्र का मतलब उनको धर्म से नहीं है बल्कि राजतंत्र से है, और ऐसे राजतंत्र से है जिसमें मनुवाद के आधार पर जो मनुस्मृति है, मनु द्वारा जो विधान रचा गया है, उसके आधार पर भारत देश में शासन व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। देश की जो अशिक्षित जनता है और शिक्षित भी है, उसको धर्म और पाखंड में फंसा करके उसके अधिकारों का दोहन करना चाह रहे हैं, उसको अधिकार विहीन करना चाह रहे हैं। भारत के संविधान द्वारा जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, निर्धन, वंचित वर्ग को जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार न मिले, वो किसी भी कीमत पर किसी तरीके से उन्नति न कर सके। अब प्रश्न ये आता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं या अन्य जो भाजपाई नेता हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जब विदेशी दौरे पे जाते हैं या कोई विदेश का व्यक्ति, बौद्ध देश का व्यक्ति भारत में आता है तो उसे बुद्ध की मूर्ति देते हैं और ये कहते हैं कि मैं बौद्ध अनुयायी हूँ, बौद्ध देश का हूँ। इसलिए करते हैं क्योंकि इनको उन बौद्ध देशों से सहायता लेनी होती है और ये दिखावा करते हैं कि हम भारत में बौद्ध रीत से शासन चला रहे हैं, जबकि ये भारत के संविधान को पूर्ण रूप से बदलकर लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं। जनता इसमें गुमराह न हो, ये आपको धर्म के पाखंड में फंसा करके आपके अधिकारों का दोहन करना चाह रहे हैं। आपको फिर से हजारों साल पहले जो शासन व्यवस्था थी जिसमें आपके वर्गों को बराबरी से जीवन जीने का अधिकार नहीं था, पशुओं से बदतर नरकी जीवन जीने पर इन लोगों ने आपको मजबूर किया। मेरी आपसे अपेक्षा है कि इन पाखंडवादियों के झांसे में ना आए और अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप बहुजनों की सरकार बनाएं और बहुजन नेताओं के हाथ में ही अपनी सत्ता की बागडोर को सौंपें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजनों के हाथ में, बहुजन नेताओं के
दलों को और बहुजनों को सत्ता की बागडोर सौंपे, तभी इस देश में असली स्वतंत्रता आएगी, तभी आपकी वास्तविक आज़ादी होगी। इसी के साथ सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।